दोस्तों देखो प्रश्नावली एक का उदाहरण एक संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 4 की घात n। अब देखो इसमें क्या करूँगा, मैं 4 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। यहाँ पर 4 का अभाज्य गुणन करूँगा तो 4 के अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। तो 2 का भाग जो है 2 बार चला जाएगा, तो मैं 2 लिख दूँगा यहाँ पर। अब जो है 2 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मेरे पास दोस्तों। अब देखो 4 का जो गुणनखंड आया मेरे पास वो क्या आया, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ लिख लूँगा मैं बराबर लगा के 2 गुणा 2 गुणा 1। और 4 की घात n का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसके ऊपर घात n लगा दूंगा तो ये जो है अब हमारे पास जो है 4 की घात n का जो है गुणनखंड मेरे पास प्राप्त हुआ। अब जो दोस्तों ये कह रहा कि शून्य पर समाप्त होती है क्या, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 हो। यहाँ पर जो है दोस्तों 4 की घात n के गुणनखंड के अंदर 2 गुणा 5 का नहीं है यहाँ पर, यानी कि यहाँ 4 की घात n का गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अतः ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। वेरी सिंपल। का उदाहरण दो, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको संख्याएं दे रखी है 6 और 20, इसके जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। तो 6 में 2 का भाग जाएगा तो 2 तिया 6 यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा तो 3 एकम यहाँ पर हो गया 3। तो यहाँ पर मैंने 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया दोस्तों। अब कर लूँगा मैं 20 का अभाज्य गुणनखंड। 20 में 2 का भाग जाएगा तो 2 ढाई हो गया यहाँ पर 20। फिर जो है 10 में 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर हो गया 2 पंजो 10। 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पर हो गया 5 एकम 5। अब देखो यहाँ पर जो है इसको गुणनखंड रूप में लिख लूँगा। यहाँ पर 6 का जो गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा और 1 यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब देखो 20 में जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 1, ये जो हो गया 20 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। अब देखो सबसे पहले जो है मैं HCF ज्ञात कर लूँगा। देखो HCF में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है कॉमन संख्या आपको लेनी है कि दोनों के अंदर। तो यहाँ पर देखो HCF के अंदर एक तो 2 जो है कॉमन है और 1 कॉमन है। तो मैं यहाँ पर जो है HCF में लिख दूँगा यहाँ पर 2 गुणा 1, यानी कि यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 गुणा 1। अब 2 को 1 से मैं गुणा करूँगा दोस्तों तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2। तो मेरे को HCF जो है यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। अब क्या करूँगा, मैं LCM ज्ञात कर लूँगा। यहाँ पर LCM में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉमन संख्याएँ आई है उनको एक बार गुणा करना है और बाकी संख्याओं को सारी को यहाँ पर गुणा कर देना। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 बराबर हो गया यहाँ पर 2 दूने 4 या 12 पंजो 60। ये जो है LCM यहाँ पर हो गया दोस्तों। अब जो है आपको जो है इस प्रकार से आसानी से जो है HCF और LCM ज्ञात कर लेना है। वेरी सिंपल। उदाहरण 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों संख्या दे रखी है 96 और 404, तो इसका मैं पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। देखो 96 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास जाएगा 48 आएंगी, और 48 के अंदर मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर 2 दूने 4 2 चौका 8 यानी कि 24 आ जाएंगे। फिर 24 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास 2 एकम 2 2 दूने 4 यानी कि 12 आ जाएंगे। फिर जो है 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 6, और जो है फिर जो है 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 3। फिर जो है 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1। 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 1। अब जो है मैं 404 का जो अभाज्य गुणनखंड करूँगा। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड 404 में मैं 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जो है 202 आ जाएंगे मेरे पास। फिर 2 में दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 101 आ जाएगा। फिर जो है 101 में 101 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 यहाँ पर। अब देखो 96 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये जो है 96 का जो है यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा। और 404 का गुणनखंड जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 101 दोस्तों। ये जो है यहाँ पर जो है हो गया 404 का
देखो एच सी एफ जो है होता है कॉमन संख्या कौन कौन सी है दोनों के अंदर, देखो दो 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 और एक एक, ये जो है कॉमन संख्या है इसके, तो मैं 2 × 2 लिख लूँगा और गुणा एक है जो एक फिर लिख लूँगा और फिर जो है इनको गुणा करूँगा तो मेरे पास आएंगे 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ये 4 आ गए दोस्तों मेरे पास। अब जो दोस्तों एलसीएम ज्ञात करूँगा तो एलसीएम मैं यहाँ पर सूत्र से ज्ञात कर लूँगा। एलसीएम बराबर होता है यहाँ पर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बटावा यहाँ पर जो है एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों। ये जो है सूत्र से मैं इसको करूँगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो प्रथम संख्या है वो 96 और दूसरी संख्या होगी 404, इसके अंदर भाग दे दूंगा मैं एचसीएफ आया हमारे पास 4 दोस्तों। अब 96 को 4 से काटूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 चौक 16 यानी कि 24 दोस्तों, और 24 को 404 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 9696 दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है, वेरी सिंपल। प्रश्नावली 1 का उदाहरण 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों यहाँ पर संख्या जो आपको दे रखी है 6, 72 और 120, सबसे जो पहले है मैं 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कर लूँगा। 6 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 3, फिर जो है 3 के अंदर जो है मैं 3 का भाग दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 दोस्तों। फिर जो है मैं 72 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। देखो 72 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास 2 3 6 2 6 12 यानी कि 36 बार जाएगा। फिर 36 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास 2 1 2 2 अंटी 16 18 बार जाएगा। फिर 18 में 2 का भाग दूंगा तो 2 9 18 9 बार जाएगा। फिर जो है 9 में 3 का दूंगा तो 3 3 9 3 बार जाएगा। फिर 3 में 3 का दूंगा तो 1 बार यहाँ पर जाएगा दोस्तों। अब देखो 120 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो मैं 2 छक्की 12 यानी कि 60 बार जाएगा। फिर 60 में 2 का भाग दूंगा तो 30 बार जाएगा। फिर जो है 30 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पर जो है 15 बार जाएगा। फिर 15 में 3 का भाग दूंगा, 3 5 15। फिर जो है 5 में 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास 1 बार जाएगा। अब देखो 6 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 3 × 1, और 72 का जो गुणनखंड हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1। फिर जो 120 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 1। और अब जो है दोस्तों देखो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एक तो एक 3 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ जो है एचसीएफ के अंदर जो है 2 × 3 × 1 ये हो जाएगा मेरे पास 6 जो है यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों। अब जो है मैं एलसीएम ज्ञात करूँगा दोस्तों। एलसीएम में जो कॉमन है उसको एक बार गुणा करना है और जो है बाकी बचे हुए सारों को गुणा कर देना है। यानी कि यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है, 2 एक बार लूँगा, फिर 2 2 गुणा, फिर 3 को 2 बार लूँगा, 3 × 3, फिर जो है 5। अब ये जो है इनको गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 360। इस प्रकार से आसानी से जो है 3 संख्याओं का आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए, वेरी सिंपल। उदाहरण 5, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है इसका जो है विपरीत मान लूँगा, यानी कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या मैं यहाँ पर मान लूँगा। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं √3 बराबर यहाँ पर लिख दूँगा P/Q, जहाँ दोस्तों यहाँ पर जो है P व Q दोनों सहभाज्य संख्याएँ हैं और P व Q पूर्णांक है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जो है मैं वज्र गुणा कर दूंगा, यानी कि √3 को Q से गुणा करूँगा तो √3Q मेरे पास आ जाएगा, बराबर यहाँ पर आ जाएगा P। अब देखो दोनों तरफ मैं वर्ग कर दूंगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर करूँगा, यहाँ पर √3Q का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा P का स्क्वायर दोस्तों। अब देखो √3 का स्क्वायर करूँगा 3Q² बराबर P² यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब देखो Q² के साथ 3 गुणा में दिलाते हुए भाग में, यानी कि Q² बराबर P² अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 3 मेरे पास। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो P² अगर 3 से विभाजित है तो P भी यहाँ पर क्या होगा, 3 से विभाजित होता है। यहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ P² 3 से विभाजित है तो P भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो मैं फिर से मान लूँगा कि P बराबर 3x है। अब देखो P बराबर 3x मैंने माना तो मैं समीकरण 1 में उठा के रख दूंगा, यहाँ पर 3Q² बराबर P की जगह रख दिया 3x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो 3Q² का 3Q² आ गया बराबर 3x का स्क्वायर कहूँगा तो 9x² यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। अब 3 के साथ
क्यू स्क्वायर गुणा में है तो 3 इधर जो है भाग में आ जाएगा, 9x² बराबर बटावा हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 3 दोस्तों। अब देखो क्यू स्क्वायर बराबर 9 को 3 से विभाजित करूँगा तो मैं जो है यहाँ पर आ जाएगा 3x²। अब देखो, अब 3 इधर x² के साथ गुणा में तो 2 जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि x² बराबर क्यू² बटावा यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्यू² अगर 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, यानी क्यू² 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाजित यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वहाँ पर जो p भी 3 से विभाजित था और q भी 3 से विभाजित है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का 3 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। तो हमने जो माना था कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है, तो हमारी कल्पना क्या हो गई, यहाँ पर गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि इनका तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, अतः है इनका जो है HCF जो है 1 नहीं होगा। तो लिख दूंगा यहाँ पर, अतः है HCF इज नॉट इक्वल 1। तो हमारी कल्पना यहाँ पर क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई होती है, और √3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से आपको आसानी से सिद्ध करना है। इति सिद्धम। तो देखो प्रश्नावली 1 का उदाहरण 6, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैं इसका उल्टा मान लूँगा, यहाँ पर माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या को क्या लिख सकता हूँ मैं, p बटा q के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5 माइनस √3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा p बटा q दोस्तों। ये हो गया यहाँ पर p बटा q। अब देखो यहाँ पर जो है 5 ऐसा कैसा आ जाएगा, इधर देखो p बटा q इधर है तो मैं इधर लूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा p बटा q, और बराबर ये माइनस का √3 माइनस का था, और पक्षांतर करके मैं इधर ही लाऊंगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस का। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको पुनः व्यवस्थित करके लिखूँगा, यानी कि √3 को इधर लिखूँगा और इधर हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस p बटा q, 5 माइनस p बटा q यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो जो √3 है ये हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब तो दो जो है यहाँ पर लिख लूँगा मैं, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो कल्पना की थी वो गलत सिद्ध हो गई यहाँ पर, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। का उदाहरण 7, दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसके अंदर जो है मैं इसका उल्टा मान लूँगा, माना कि जो 3 √2 है एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 3 √2 बराबर p बटावा q। अब देखो यहाँ पर जो √2 के साथ 3 जो है गुणा के अंदर उधर जाते हो जाएगा भाग में, यानी कि p बटावा यहाँ पर जो है 3q आ जाएगा। अब देखो हम जानते हैं कि जो है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब तो क्या हो जाएगा, हमारी जो कल्पना जो गलत सिद्ध हो जाएगी यहाँ पर, अतः हमारी कल्पना या जो है यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। यह 3 √2 एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है, वेरी सिंपल।